नमस्कार दोस्तों, मैं सुधाकर सिंह आप सभी लोगों का एससी ऑनलाइन एजुकेशन की इस प्लेटफॉर्म पर वेलकम करता हूं। आज की कड़ी में हम जो नया विषय शुरू करने वाले हैं, वह है भारत का भूगोल। वन बाय वन भारत के भूगोल के सभी महत्वपूर्ण टॉपिक आने वाले एग्जाम्स के लिए जो भी इम्पोर्टेंट हैं, वो सारे कवर इसके द्वारा करवाए जाएंगे। प्रमुख रूप से जितना भी बेसिक भूगोल का कॉन्सेप्ट है वह मेरे द्वारा इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट कराया जाएगा। आने वाले प्रीलिम्स एग्जाम्स या ऑब्जेक्टिव लेवल के एग्जाम्स के लिए यह वीडियो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को वन बाय वन पूरा कंप्लीट देखिएगा और इसके बाद अगर बात करें तो लास्ट मोमेंट में कंप्लीट वीडियो आपको मिलेगा। चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए आप सभी लोग। बेल आइकन क्लिक करिए जिससे अगला नोटिफिकेशन मिल सके। साथ में वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। भारत का भूगोल। भारत के भूगोल की इस कड़ी में सबसे पहले भारत का परिचय जान लेते हैं। सामान्य परिचय या महत्वपूर्ण आयामों पर दृष्टि डालें तो भारत का क्षेत्रफल, अक्षांशीय विस्तार, भारत एवं कर्क रेखा की स्थिति, भारत का मानक समय, भारत का दूरस्थ बिंदु और सीमावर्ती देश, इन सारे मुद्दों पर एक बार इन सारे टॉपिक पर विचार करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं इसी कड़ी में। सबसे पहले बात करते हैं विश्व में भारत की स्थिति। तो भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। किस महाद्वीप में स्थित है? तो एशिया महाद्वीप में स्थित है। एक दक्षिण एशियाई देश है। पूरे विश्व का लगभग 17.5% जनसंख्या यानी पॉपुलेशन भारत में निवास करती है 2011 की जनगणना के अनुसार। अगर बात किया जाए तो 17.5% विश्व की आबादी अकेले भारत में निवास करती है। विश्व में जनसंख्या में दूसरा स्थान भारत का है। और विश्व के क्षेत्रफल की अगर बात किया जाए तो विश्व के क्षेत्रफल का 2.43% भूभाग भारत में मौजूद है, जबकि पॉपुलेशन 17.5% यहाँ पर मौजूद है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान 7वां है। रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत का स्थान आता है, यानी विश्व में 7वें स्थान पर क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत है। अन्य विशिष्ट महत्वपूर्ण तथ्यों पर नजर डालें। भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। मुख्य भूमि के विस्तार पर नजर डालें तो उत्तर से दक्षिण भारत का विस्तार है 3,214 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम विस्तार की अगर बात करें तो यह विस्तार है 2,933 किलोमीटर का। इसके अलावा भौगोलिक आकृति की बात किया जाए तो भारत चतुष्कोणीय आकृति वाला देश है। और स्थिति की बात करें तो हिंद महासागर के उत्तर में भारत की स्थिति है। देशांतरीय विस्तार पर अगर चर्चा करते हैं तो पूर्वी गोलार्ध का यानी ईस्टर्न हेमिस्फीयर पर पूर्वी गोलार्ध का देश है। अक्षांशीय विस्तार में यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित देश में गिना जाता है। इसके उपरांत अक्षांशीय विस्तार पर नजर डालें कि अक्षांशीय विस्तार है क्या।
तो अक्षांश विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिणी स्थित किसी भी बिंदु की पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को हम अक्षांश कहते हैं। भूमध्य रेखा क्या है या विषुवत रेखा क्या है? तो पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करने वाली रेखा को भूमध्य रेखा यानी भूमि के मध्य से जाने वाली रेखा या 0 डिग्री अक्षांश या लैटिट्यूड लाइंस कहा जाता है। अक्षांश रेखा पर विचार करें तो पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समानांतर खींची गई काल्पनिक रेखा को ही हम अक्षांश रेखा कहते हैं। अक्षांश का मापन अंश, मिनट और सेकंड के द्वारा किया जाता है। विषुवत वृत्त की बात किया जाए तो भूमध्य रेखा को ही विषुवत वृत्त के नाम से जाना जाता है। विषुवत रेखा उत्तर में उत्तरी गोलार्ध से जुड़ती है, दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध से जोड़ी जाती है। भूमध्य रेखा जब भूमध्य रेखा से उत्तर दिशा की ओर आते हैं तो उत्तरी अक्षांश रेखाएं मौजूद हैं। भूमध्य रेखा से दक्षिण दिशा की ओर जाते हैं तो दक्षिणी अक्षांश रेखाएं मौजूद हैं। इसके उपरांत अक्षांश रेखा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर नजर डालें। दो समानांतर अक्षांश रेखाओं के मध्य जो दूरी होती है वह 111 किलोमीटर की होती है, जबकि अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या पर नजर डालें तो विषुवत वृत्त एक अक्षांश रेखा है जिसे आप 0 डिग्री कह रहे हैं। इसके अलावा उत्तरी गोलार्ध में कुल 89 अक्षांश रेखाएं होती हैं, दक्षिणी गोलार्ध में कुल 89 अक्षांश रेखाएं होती हैं। इस प्रकार अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या की अगर बात किया जाए तो वह है 179। 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाओं की अगर बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में 89 यानी 89, दक्षिणी गोलार्ध में 89 क्योंकि 90 डिग्री बिंदु में परिवर्तित हो जाता है। प्रधान यामोत्तर रेखा पर एक नजर डालने तो जो प्राइम मेरिडियन लाइन है, प्रधान यामोत्तर रेखा है, उसे 0 डिग्री देशांतर रेखा के नाम से जाना जाता है। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली यह एक काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी के ग्लोब पर मौजूद है। विशेष रूप से पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करने का कार्य यह भी करती है। देशांतर रेखाओं पर नजर डालने पर जानकारी मिलती है कि यह असमांतर रेखाएं हैं। परिभाषा की बात करें तो प्रधान यामोत्तर के पूर्व एवं पश्चिम में उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को हम प्रधान देशांतर रेखा के नाम से जानते हैं। ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर देशांतर रेखाओं के मध्य दूरी में वृद्धि होती है। यदि हम ध्रुवों से विषुवत रेखा की तरफ चलें तो देशांतर रेखाओं के मध्य यानी दो देशांतर के मध्य दूरी में वृद्धि होती है। विषुवत रेखा पर दो देशांतर रेखाओं के मध्य अधिकतम दूरी 111.33 किलोमीटर की होती है, 111.33 kilometer. That is the maximum distance between the two longitude lines in a equator. भारत के विस्तार पर नजर डालने पर अक्षांशीय विस्तार की अगर बात करें तो उत्तरी अक्षांश मुख्य भूमि क्षेत्र 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के उत्तर में 37 डिग्री 6 मिनट तक भारत का विस्तार है, जबकि पूर्वी देशांतर पर नजर डालने पर जानकारी मिलती है कि 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट्स यानी 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक भारत का विस्तार है।
भारत के विशिष्ट तथ्य की बात किया जाए तो और स्थिति उत्तरी गोलार्ध में पूरी तरह से है। विस्तार पर नजर डालें तो उष्ण और उपोष्ण कटिबंध दोनों से संबंधित है भारत, यानी दोनों में स्थित है। भारत एवं कर्क रेखा की स्थिति पर विचार करने पर जानकारी मिलती है कि दिन की अवधि में वृद्धि उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की उत्तरायण स्थिति के कारण होता है। कर्क रेखा विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, जो भारत के 8 राज्यों से जाती है। 21 और 22 जून सूर्य के उत्तरायण स्थिति का सर्वोच्च बिंदु होता है, यानी उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन इसी दिन होता है। कर्क रेखा की बात करने पर भारत के 8 राज्यों से यह गुजरती है, जिनमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम राज्य हैं। कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरने वाली रेखा है। भारतीय मानक समय रेखा भारतीय मानक समय रेखा पर विचार करने पर यह प्रामाणिक मध्याह्न रेखा है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा यानी 82 डिग्री एंड 30 मिनट्स पूर्वी देशांतर रेखा को ही भारत का मानक समय रेखा माना गया है। 82 एंड 30 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा उत्तर प्रदेश में नैनी प्रयागराज से जाती है, लेकिन वास्तविक रूप में यह मिर्जापुर से गुजरती है। पृथ्वी को 24 घंटे में 360 डिग्री घूमने की स्थिति का मापन करने पर कुल देशांतर रेखाओं की संख्या 360 मानी जाती है। भारतीय मानक समय रेखा की बात करें तो भारतीय मानक समय रेखा और ग्रीनविच माध्य समय से 5.5 घंटे आगे चल रहा है, यानी प्रधान यामोत्तर के पूर्व में स्थित होने के कारण यह स्थिति है। भारतीय मानक समय की यामोत्तर रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा का संबंध भारत के 5 राज्यों से है, जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश शामिल हैं। विशिष्ट तथ्यों पर नजर डालने पर कुल देशांतर रेखाएं 360, महान वृत्त सभी देशांतर रेखाओं द्वारा पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजन, इसी को महान वृत्त की संज्ञा दी गई है। प्रधान यामोत्तर पर नजर डालें तो प्रधान यामोत्तर से पूर्व दिशा में जाने पर समय जीएमटी से आगे होता है और पश्चिम दिशा में जाने पर समय जीएमटी से पीछे होता है। 0 डिग्री से 180 डिग्री पूर्व जाने पर समय की गणना ग्रीनविच माध्य समय से 12 घंटे आगे की जाती है और 0 डिग्री से 180 डिग्री पश्चिम जाने पर समय की गणना ग्रीनविच माध्य से समय से 12 घंटे पीछे की जाती है। 180 डिग्री पूर्वी एवं 180 डिग्री पश्चिमी देशांतरों में समय का अंतर 24 घंटे का माना जाता है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा काल्पनिक रेखा का संबंध अगर बात करें 180 डिग्री पूर्व एवं पश्चिम यामोत्तर के लगभग साथ साथ है। भूपृष्ठ पर 180 डिग्री पूर्व एवं पश्चिम यामोत्तर के लगभग साथ साथ ही से माना गया है। स्थल खंडों को छोड़कर निर्धारित की गई रेखा ही आपकी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है। दूरस्थ या राज्य बिंदु पर विचार करें तो हिमाचल भारत के सुदूर राज्य की स्थिति पर अगर विचार किया जाए तो वास्तविक स्थिति पर अगर बात करें सुदूर पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, सुदूर दक्षिणी राज्य यानी सबसे दक्षिण में स्थित राज्य तमिलनाडु, सबसे पश्चिम में स्थित राज्य गुजरात और सबसे उत्तर में स्थित राज्य की अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश है। लेकिन अगर लद्दाख और को शामिल किया जाए जो वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश है तो आपका लद्दाख का रीजन इसमें शामिल हो जाएगा।
उत्तरी भाग की अगर बात करें तो लद्दाख, जब राज्य और संघ शासित क्षेत्र दोनों को मिलाते हैं, और दक्षिणी भाग आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह के रूप में शामिल हो जाएगा। भारत का सबसे दूर स्थित बिंदु पर अगर बात करें तो लद्दाख में स्थित इंदिरा कोल भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, पूर्वी बिंदु किबुथुई है जो अरुणाचल प्रदेश में है, दक्षिणी बिंदु की अगर बात करें तो इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है, जो कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु होगा, और पश्चिमी बिंदु कुहार मोतई गुजरात में स्थित है। भारत के पड़ोसी देशों पर नजर डालने पर दो प्रकार की सीमाएं दिखती हैं, प्राकृतिक और मानव निर्मित। स्थलीय सीमा की बात करें तो स्थल सीमा से जुड़े हुए उत्तर में चीन और नेपाल, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, पश्चिम में पाकिस्तान, पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार, और उत्तर पूर्व में भूटान स्थलीय सीमा से जुड़े हैं। भारत मानव निर्मित सीमा साझा देश की अगर बात करें तो पाकिस्तान और बांग्लादेश मानव निर्मित यानी हमारे आपके द्वारा निर्मित समझौते के आधार पर सीमा रेखा का निर्धारण करते हैं। निकटतम पड़ोसी देशों की संख्या की अगर बात किया जाए तो 9 है, इसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव और श्रीलंका शामिल है। भारत की भूसीमा की अगर बात करें तो 15,106.7 किलोमीटर, द्वीप क्षेत्रों सहित तटरेखा की बात करें तो 7,516.6 किलोमीटर की है। पाकिस्तान मानव निर्मित और प्राकृतिक दोनों प्रकार से भारतीय सीमा का साझेदार देश है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों पर नजर डालें। भारत का वह स्थान जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं, वह है कन्याकुमारी, तमिलनाडु में। वह भारतीय राज्य जो तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा है, त्रिपुरा है। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा का उदाहरण अगर बात किया जाए तो यह एक सुपर इम्पोज्ड या अध्यारोपित सीमा रेखा कहलाती है। भारतीय मानक समय रेखा एवं ग्रीनविच माध्य समय रेखा के बीच अंतर 5.5 घंटे का है। भारतवर्ष में गांवों की संख्या की बात करें तो 6,40,932 गांव 2011 की जनगणना के अनुसार माने गए। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ है, जबकि सबसे छोटी स्थलीय सीमा अफगानिस्तान के साथ भारत साझा करता है। भारत के भौतिक विभाजन या भारत के प्राकृतिक प्रदेश पर एक नजर डालते हैं। तो पुरा चुंबकत्व अध्ययन की एक शाखा की अगर बात किया जाए, पुरा चुंबकत्व क्या है? अध्ययन की एक शाखा है। प्राचीन भूवैज्ञानिक घटनाओं के अध्ययन में सहायक है। चट्टानों, अवसादों के निर्माण के समय संरक्षित गुणों का अध्ययन इसके द्वारा किया जाता है। अल्फ्रेड वैगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को प्रमाणित करने के लिए आधार इसी को बनाया गया। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन इसके द्वारा किया गया। प्राकृतिक प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्राकृतिक प्रदेश को चार भागों में बांटते हैं। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, विशाल मैदानी भाग, प्रादीपीय पठारी भाग और तट एवं द्वीपीय क्षेत्र भारत के प्राकृतिक प्रदेश का विभाजन है। विशिष्ट तथ्यों पर नजर डालें तो भारतीय स्थल पिंड गोंडवाना लैंड का भाग है। गोंडवाना भूभाग के अंतर्गत भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका शामिल है। हिमालय तथा पश्चिम एशिया की पर्वत श्रृंखलाओं का विकास भारतीय और यूरेशियन प्लेट के मध्य टकराव के कारण हुआ। इन दोनों प्लेटों के बीच स्थित टैथिस सागर के अवसादी चट्टान में वलन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप ही हिमालय तथा पश्चिम एशिया की पर्वत श्रृंखलाओं का जन्म हुआ। मध्यवर्ती मध्यजीवी कल्प 200 मिलियन वर्ष पूर्व का रहा, जिसमें संवहनीय धाराओं द्वारा गोंडवाना लैंड का विभाजन हुआ।
भारतीय प्लेट का उत्तर दिशा में विस्थापन हुआ और उसके परिणाम स्वरूप भारतीय प्लेट, छोटी प्लेट और यूरेशियन प्लेट, बड़ी प्लेट के बीच टकराव की स्थिति हुई और इसी टकराव का परिणाम हुआ आपका हिमालय पर्वत श्रृंखला का जन्म का होना। प्रायद्वीपीय पठार से संबंधित तथ्यों पर नजर डालें तो पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग भूगर्भीय रूप में मौजूद रहा। भारत का सर्वाधिक स्थिर भाग माना जाता है प्रायद्वीपीय भाग को, जबकि प्रायद्वीपीय पठार का बहिर्साई भाग मेघालय का पठार माना जाता है। भ्रंशन के कारण प्रायद्वीपीय भारत से मालदा गैप द्वारा यह पृथक हुआ। प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण आग्नेय एवं रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों एवं चौड़ी घाटियों के द्वारा हुआ है। अब उत्तर के पर्वतीय प्रदेश पर नजर डाल लें। ट्रांस हिमालय की अगर बात किया जाए तो हिमालय की सबसे प्राचीन श्रेणी ट्रांस हिमालय है, जिसे तिब्बत हिमालय भी कहा जाता है। इसके प्रमुख ट्रांस हिमालय की प्रमुख पर्वत श्रेणियों में काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश श्रेणी प्रमुख हैं। कैलाश पर्वत ट्रांस हिमालय पर्वत के माला के पश्चिम हिस्से में स्थित है। यानी अगर ट्रांस हिमालय पर्वतमाला के पश्चिमी हिस्से की बात करें तो वह कैलाश पर्वत श्रृंखला के रूप में दिखाई देता है। महत्वपूर्ण तथ्यों पर नजर डालें। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला दर्शाती है युवा स्थलाकृति को। अत्यधिक ऊंचे शिखर, गहरी घाटियों तथा तेज बहने वाली नदियों से संबंधित है। हिमालयी पर्वत श्रृंखला पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं हिमालय के तराई क्षेत्र में। इसे आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे इन सारे तथ्यों को। प्राग हिमालय की प्रमुख चोटियों की बात किया जाए तो माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,848.86 मीटर मानी गई है, नेपाल एवं चीन द्वारा घोषित विश्व की सर्वोच्च चोटी है। कंचनजंगा विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, सिक्किम में स्थित है। ग्रेट हिमालय या वृहद हिमालय की बात करें तो इसे ग्रेट या महान हिमालय, हिमाद्री या आंतरिक हिमालय के नाम से जाना जाता है। हिमालय की दूसरी सबसे प्राचीन श्रेणी ग्रेट हिमालय है। इसका निर्माण ओलिगोसीन युग में हुआ। अन्नपूर्णा और धौलागिरी चोटी क्रमशः नेपाल के उत्तर मध्य और मध्य क्षेत्र में स्थित हैं। महत्वपूर्ण तथ्य, भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट के दृष्टिकोण से है। नवीन वलित पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है हिमालय। महान हिमालय के वलय की प्रकृति है असममित। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश भाग प्राप्त करता है दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा। हिमालय की रचना समानांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी है वृहद हिमालय या ग्रेट हिमालय, जिसे हिमाद्री भी कहते हैं। काराकोरम पर्वत श्रेणी किसका भाग है तो ट्रांस हिमालय का। हिंदू धर्म का वह पवित्र पर्वत जो ट्रांस हिमालय पर्वतमाला के पश्चिमी हिस्से में स्थित है, उसका नाम है कैलाश पर्वत। हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा कौन सी नदी बनाती है तो ब्रह्मपुत्र नदी। हिमालय की चौड़ाई अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर, जबकि कश्मीर में इसकी चौड़ाई लगभग 400 किलोमीटर है। तरीके से यह भी कहा जा सकता है कि पश्चिम से पूरब की तरफ जाने पर हिमालय की चौड़ाई में कमी आती है। पामीर की गांठ स्थित है ट्रांस हिमालय तिब्बत के क्षेत्र में। पश्चिम घाट पर्वत एवं दक्कन ट्रैप की उत्पत्ति क्रमशः हुई सेनोजोइक काल तथा क्रिटेशियस काल में। उत्तर के पर्वतीय प्रदेश का यह चित्र देखिए।
जिसमें हम यह देखते हैं कि पामीर की गांठ लद्दाख से उत्तर आपके ग्रंथि के रूप में यहाँ मौजूद है, जिससे जुड़े हुए पर्वतों में हिंदू कुश और कुनलुन श्रेणी, और इस रीजन में आएंगे तो कराकोरम श्रेणी आदि हैं। यहाँ पर कराकोरम श्रेणी, कराकोरम के बाद लद्दाख, जास्कर, और ये देखिए पूर्वी हिस्सा कैलाश श्रेणी का। इसके बाद ग्रेट हिमालय का रीजन है यह लंबी श्रृंखला जो आपको दिखाई दे रही है। ग्रेट हिमालय के बाद पीर पंजाल, फिर शिवालिक, और यहाँ पर आएंगे उत्तराखंड के रीजन में तो कामेट पर्वत, नंदा देवी पर्वत। अरुणाचल प्रदेश के रीजन में आएंगे तो मध्य हिमालय की श्रेणियों में दफला हिमालय, नामचा बरवा चोटी यहाँ पर आपको दिखाई देगी। इसके अलावा मिसमी की पहाड़ियां, पटकाई भूम, नागालैंड के रीजन के पास आएंगे तो नागा की पहाड़ियां, मिजोरम में मिजो की पहाड़ियां, मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया की पहाड़ियां मौजूद हैं। तो इस पूरे मैप पर एक नजर डाल के इसे जरूर ध्यान रखेंगे। इसके बाद लघु हिमालय पर नजर डालें तो इसे मध्य हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें कश्मीर की घाटी, कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी आदि मौजूद हैं। इसका जन्म निर्माण मध्य मायोसीन युग में हुआ। मध्य हिमालय की अगर बात करें तो ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर और चौड़ाई 60 किलोमीटर से लेकर के 80 किलोमीटर तक मौजूद है। पीर पंजाल मध्य हिमालय की सबसे लंबी श्रृंखला है। अन्य श्रृंखलाओं में धौलाधर, महाभारत आदि श्रृंखलाएं मौजूद हैं। वाय हिमालय या उप हिमालय की बात करें तो इसे शिवालिक या नवीन हिमालय के नाम से जानते हैं। यह हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला है। इसका निर्माण प्लायोसीन युग में हुआ। इसमें कुछ प्रसिद्ध दून हैं, जिसमें देहरादून, कोटली दून, पाटली दून आदि घाटियां मौजूद हैं। लघु हिमालय तथा शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटी को ही दून कहा जाता है। ऊंचाई शिवालिक की अगर बात करें तो 900 से 1100 मीटर है। चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर है। जो शिवालिक सभी हिमालय में स्थित सबसे नवीन और नई श्रेणी है। हिमालय के भौगोलिक विभाजन की बात करें, पश्चिम से पूरब नदी घाटियों के आधार पर सीमाओं का वर्गीकरण करने पर सबसे पहले पंजाब हिमालय आता है, जो सिंधु नदी और सतलज नदी के मध्य है। पंजाब हिमालय के उपरांत कुमाऊं हिमालय सतलज नदी और काली नदी के मध्य है। इसके बाद नेपाल हिमालय काली नदी और तीस्ता नदी के मध्य है। फिर असम हिमालय तीस्ता नदी और दिहांग नदी के मध्य है। तो आप सभी ध्यान रखेंगे कि पश्चिम से पूरब जाने पर पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, फिर असम हिमालय का क्षेत्र आता है। नदियों की बात करें तो सिंधु, सतलज, काली, तीस्ता और दिहांग नदी आती हैं, और इन्हीं नदियों के मध्य ये चारों हिमालय की श्रेणियां मौजूद हैं। दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियों पर एक नजर डालें। अरुणाचल प्रदेश में डाफला की पहाड़ियां, मिसमी की पहाड़ियां, नागालैंड के रीजन में नागा हिल्स, मिजोरम में मिजो हिल्स, गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियां मेघालय में, राजस्थान दिल्ली से लेकर के राजस्थान और गुजरात के ऊपरी हिस्से तक अरावली श्रेणी मौजूद है। गिर की पहाड़ियां गुजरात में है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के उत्तरी सीमा में विंध्य पर्वत श्रृंखला और इसी का उत्तरी भाग कैमूर पहाड़ी। झारखंड के रीजन में आएंगे तो हजारीबाग का पठार, रामगढ़ हिल्स आपके झारखंड के दक्षिणी हिस्से और छत्तीसगढ़ के रीजन के पास। इसके बाद इधर आएंगे तो गढ़जात की पहाड़ियां, मलयगिरी की पहाड़ियां, दंडकारण्य का क्षेत्र मौजूद है। विंध्यन के दक्षिण में सतपुरा श्रृंखला है। इसके अलावा अगर बात किया जाए तो महाराष्ट्र में अजंता, सतमाला की पहाड़ियां, हरिश्चंद्र श्रृंखला
बालाघाट श्रेणी आदि मौजूद है। अरुणाचल प्रदेश और इस रीजन में तमिलनाडु के रीजन के पास आएंगे तो नल्लामालाई की पहाड़ियां, नीलगिरी की पहाड़ियां तमिलनाडु में है और केरल के मध्य है। तोदा बेट्टा यहीं पर स्थित चोटी है। इसके दक्षिण में अन्नामलाई की पहाड़ियां, कार्डमम की पहाड़ियां केरल आदि में है। तमिलनाडु में सेवराय, जावादी, पालनी जैसी पहाड़ियां मौजूद हैं। तो प्रमुख पहाड़ियों पर भी आप एक नजर डाल करके ध्यान रखेंगे, एग्जाम्स की दृष्टिकोण से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रादीपीय पठार के विशिष्ट तथ्यों पर नजर डालें तो मेज की आकृति के समान एक स्थल है। क्रिस्टलीय आग्नेय शैलें, रूपांतरित शैलें, अवयव आदि के रूप में है। मुख्य भाग में मध्य उच्च भूमि, दक्कन का पठार। निर्माण की बात करें तो गोंडवाना भूमि के टूटने एवं अपवाह के कारण इसका निर्माण हुआ है। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, जानकारी मिल सके। साथ में इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। साथ में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। तो मैं सुधाकर सिंह इस वीडियो से आप सभी से विदा लेता हूँ। नई कक्षा नई जानकारी के साथ फिर मिलते हैं। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जुड़े रहिए मेरे साथ। हैव अ गुड डे।